इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज एक और यूरोपीय देश के बारे में हम जानेंगे जो भारत से व्यापार करने के लिए आते हैं, और वो होते हैं डच लोग। तो ये डच किन्हें कहा जाता है? तो हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। हॉलैंड का एक नाम नीदरलैंड भी है। तो मैप पे देखेंगे तो इसकी स्थिति जो है, ये यूरोपीय देश, ये यूरोप पड़ता है। तो हॉलैंड की स्थिति यहाँ पे है, और ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और पुर्तगाल की लिस्बन। ये है इंग्लैंड, और यहाँ पे फ्रांस की स्थिति है। इधर जर्मनी पड़ता है, ये बेल्जियम है। ये भारत है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, अर्थात मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं। तो डच लोग भारत में क्यों आए? तो इनका भी भारत आने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए यूरोपीय देश भारत आना चाहते हैं, उसी में डच भी आते हैं। तो भारत आने से पहले ये पुर्तगीजों के ट्रेडर होते हैं, अर्थात पुर्तगीज लोग जो भारत से व्यापार करते हैं, तो वो सामान लिस्बन में उतारा जाता है, शिपमेंट होता है, और यहाँ से हॉलैंड के लोग, डच लोग सामान को ले जाते हैं अपने देश में, और वो यूरोप के अन्य देशों को वो बेचते हैं माल। तो वो ट्रेडर के रूप में काम कर रहे थे, इससे उन्हें व्यापार में काफ़ी फायदा हो रहा था। अब उन्हें लगता है कि अगर वो डायरेक्ट उन देशों के साथ में, अर्थात भारत और दक्षिण पूर्व के देशों के साथ में डायरेक्ट अगर सामान लेके आए, व्यापार करें, तो वो फायदा और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब और भी कुछ बातें थी। इसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, बैंक स्थापित किए जाते हैं, एक सहकारिता व्यवस्था वहाँ चलाई जाती है। उस आधार पे कंपनियों का निर्माण होता है, कई कंपनियों का निर्माण होता है। अब उसी में अब हॉलैंड के बारे में कुछ और भी जानना जरूरी है। तो हॉलैंड को एक लो लैंड कंट्री भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि उसकी स्थिति समुद्र तल से नीचे है, इसलिए लो लैंड कंट्री बोला जाता है। अब उसके लिए वहां के लोगों ने क्या किया कि इसकी स्थिति तो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र का पानी लो लैंड होने की वजह से भर जाता था। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि समुद्र के जो बजरी होते हैं, पत्थर होते हैं, उन सब चीजों को लाकर और भर दिया, और भर के ऊंचा किया उस जमीन को, और वैसे जगह पे वो हॉलैंड बसा हुआ है। और उन सब पत्थर कंकड़ जो समुद्र से लाकर भरे गए हैं, उन्हें पोल्डर कहा जाता है। इसलिए हॉलैंड को एक पोल्डर लैंड भी कहा जाता है। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ नहीं है, बल्कि वो बंजर भूमि है, और सिर्फ एक वो फूल के लिए फेमस है, जैसे ट्यूलिप। ट्यूलिप के लिए वो पूरे विश्व भर में विख्यात है। तो ट्यूलिप लैंड भी कहा जाता है हॉलैंड को। तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति है। विश्व के 3 ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने इन्हें बहुत कम दिया है या कुछ नहीं दिया है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने बाहुबल से, अपने कौशल से, अपने बुद्धि से अपना विकास किया। उसमें से एक देश है हॉलैंड, दूसरा जापान है, और तीसरा इजराइल है। तो इन देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, उसके बाद भी ये विकसित हुए। तो हॉलैंड के बारे में हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो हॉलैंड मुख्य रूप से वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो व्यापार पे आधारित रही है हमेशा से। और दूसरी जो प्रमुख वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है मत्स्य पालन, मछली का पालन करना और उसका व्यवसाय करना। तो ये स्थिति है। अब इसी के लिए वहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जो नाविक होते हैं, वो आते हैं, व्यापारी हैं। उनका नाम होता है हाउटमैन, कार्नेलियन हाउटमैन। ये 1596 ईस्वी में सुमात्रा द्वीप में पहुंचते हैं, अर्थात इंडोनेशिया पहुंचते हैं। भारत ये नहीं आते हैं। उसके पीछे का कारण, 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि भारत में पुर्तगीजों का नियंत्रण था व्यापार पे। हालांकि उस समय में पुर्तगीज ढलान पे थे, वो पतन की तरफ जा रहे थे, लेकिन तब भी व्यापारिक वर्चस्व इनका बना हुआ था।
तो एक कारण वो होता है, और दूसरा जो कारण होता है कि यहाँ पे अर्थात इंडोनेशिया के जो मसाले होते हैं उसकी क्वालिटी भारत के मसालों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी कारण से ये सुमात्रा में पहुँचते हैं, ये सामान लेके वहाँ हॉलैंड जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद हॉलैंड की सरकार ने एक निर्णय लिया, एक कंपनी बनाती है 1602 ईस्वी में, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, और इसे 21 साल का एक अधिकार दिया जाता है। 3 तरीके के अधिकार दिए जाते हैं। एक पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने का अधिकार, अर्थात भारत सहित पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने का अधिकार, दूसरा उन देशों पर आक्रमण करने का अधिकार, और तीसरा उन देशों पर क्षेत्र पर अधिकार करना, अर्थात साम्राज्यवाद का अधिकार दिया जाता है। परंतु भारत में जब ये डच लोग आते हैं तो यहाँ पे उनकी नीति अलग होती है। यहाँ पे भारत में उन्होंने कभी आक्रमण करने का नहीं सोचा, और आक्रमण यहाँ पे कभी उन्होंने किया भी नहीं, और दूसरी क्षेत्र विस्तार पर भी इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इनका मुख्य जो ध्यान होता है वो व्यापार पे ही होता है, और भारत में इन्हें व्यापार में काफ़ी सहूलियतें दी जाती है। इसका जो मुख्य कारण होता है कि इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, और ये काफ़ी सौम्य व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं। तो इससे यहाँ के राजा और यहाँ के लोगों से उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। कई जगह पे इनको बिना टैक्स दिए भी व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। इनका ये व्यवहार पुर्तगालियों के व्यवहार से बिल्कुल उल्टा था, जो ज़्यादातर किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा करने से पीछे नहीं हटते थे, और वो क्षेत्र विस्तार और इन सब चीज़ों में लगे रहते थे। तो पुर्तगालियों के व्यवहार से लोग भारत में दुखी थे, तो इसका फायदा डचों को मिलता है। अब ये भारत में जब ये आते हैं, व्यापार करना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, तो मुख्य रूप से इनका जो ध्यान होता है वो कपड़े के व्यापार पे होता है। कपड़े के व्यापार पे क्यों होता है, तो मसालों के व्यापार पे पुर्तगालियों का एक तरीके से नियंत्रण होता है, तो इसीलिए ये नया आइटम ढूंढते हैं, और वो आइटम होता है कपड़ा। कपड़े भी 2 तरीके के होते हैं, एक रेशमी वस्त्र और दूसरे सूती वस्त्र। अब इसी से संबंधित बंगाल जो है हमेशा से रेशमी कपड़ों के लिए ज़्यादा फेमस रहा है, और पश्चिम के जो भारत पश्चिमी हिस्सा है और तमिलनाडु वाला जो एरिया है, ये सूती वस्त्र के लिए ज़्यादा फेमस रहा है। तो इसी में पहली जो कोठी स्थापित की जाती है, कोठी नहीं कहना चाहिए उसे, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई जाती है। फिर पुलिकट में 1610 में लगाई जाती है, और चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके एक अधिकार प्राप्त किया जाता है, और पुलिकट में ही एक इनकी राजधानी कह ले या मुख्यालय कह ले बनाया जाता है पुलिकट में। इसके अतिरिक्त 1616 में सूरत में स्थापित की जाती है फैक्ट्री। 1627 में पिपली, जो कि बंगाल में पड़ता है, वहां बनाई जाती है फैक्ट्री। अब और भी 1658 में कासिम बाजार बंगाल में, फिर बालासोर उड़ीसा में, और पटना बिहार में, और नागपट्टनम तमिलनाडु में। अब इसके अतिरिक्त ये जो मालाबार का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे कोचीन और कन्नौर में पुर्तगीजों से इन्होंने छीन लिया था, और मालाबार तट पे इनका नियंत्रण हो जाता है। तो इन सारी जगहों पे फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। अब इसमें से अधिकतर यहाँ जो फैक्ट्रियां थी वो रेशम वस्त्र से संबंधित थी, खास करके कासिम बाजार में, और ये जो थे सूरत और ये सब इलाके थे सूती वस्त्र के लिए। पटना जो है, यहाँ पे सोरा की फैक्ट्री लगाई जाती है। सोरा जो होता है वो बारूद बनाने के काम में आता है, तो वो सोरा की फैक्ट्री पटना में लगाई जाती है। अब 1690 में एक और चीज क्या की जाती है कि पुलिकट से मुख्यालय जो होता है पहले पुलिकट से, वो नागपट्टनम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसके पहले एक और सहूलियत इन्हें प्राप्त होती है 1664 ईस्वी में, वो औरंगजेब के द्वारा दिया जाता है। इन्हें व्यापार का अधिकार दिया जाता है 3 राज्यों में। वो 3 राज्य कौन कौन से होते हैं, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र होता है
वहाँ 3.5% वार्षिक चुंगी के आधार पे इन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो वो व्यापार करने लगते हैं और उनका व्यापार बढ़ता भी है भारत में। अब हम आते हैं कि उनका जो व्यापार जो होता है वो किस सिस्टम में होता है। तो पहली जो सिस्टम उनका होता है कंपनियों के और फैक्ट्रियों के काम करने का, वो तरीका होता है साझेदारी व्यवस्था। उसी को कार्टेल व्यवस्था कहा जाता है, सहकारिता भी जिसे कहा जाता है। सहकारिता पे आधारित व्यापारिक व्यवस्था जो है वो उस व्यवस्था के आधार पे उनकी फैक्ट्रियां काम करती है। एक शब्द आता है फैक्टर। फैक्ट्रियों के जो प्रमुख होते हैं उनको फैक्टर कहा जाता है। उन्हें एक व्यापारी का भी दर्जा दिया जाता है। व्यापारी का दर्जा किस लिए दिया जाता है? ये लचीलापन होता है डच कंपनियों के साथ में दिया जाता है ताकि उनका व्यापार ज़्यादा बढ़े। वो नौकरी भी कर रहे हैं, साथ में अपना व्यापार भी कर सकते हैं, तो व्यापारी का दर्जा दिया गया है। व्यापार को बढ़ाने का वो तरीका है उनका। एक और जो है कि इन कंपनियों में साझेदारों को या जो शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रॉफिट जो दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा डच कंपनी में साझेदारों को या शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है और वो 18% होता है। तो इन सब वजहों से भारत में इनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब जो है सो जब ये आते हैं तो इनके दो प्रतिद्वंदी होते हैं, एक पुर्तगाल और दूसरे अंग्रेज। पुर्तगीजों से इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। पुर्तगीजों को तो इन्होंने बल्कि परास्त कर दिया। 1605 ईस्वी में यहाँ पे जो मसाला द्वीप होता है वो पुर्तगीजों से छीन लेते हैं, इंडोनेशिया में उन पे अधिकार कर लेते हैं। और 1611 में मलक्का पे जो इनका अधिकार था पुर्तगीजों का, तो मलक्का को छीन लेते हैं पुर्तगीजों को हरा के। अब अंग्रेजों के साथ इनका जो झगड़ा चलता है तो उस झगड़े में अंग्रेज भारी पड़ते हैं, क्योंकि उस समय में की जो स्थिति थी 17वीं शताब्दी में, वो अंग्रेज काफ़ी मजबूत स्थिति में होकर उभरते हैं और पुर्तगाल और स्पेन ये सब ढलान पे होते हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। तो भारत में भी उसका प्रभाव पड़ता है। अंग्रेज़ों से जब इनका टकराव शुरू होता है तो अंग्रेज इन पर भारी पड़ते हैं। साथ में अंग्रेज़ों के पक्ष में कुछ और भी बातें जाती हैं। उसमें 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह होते हैं फर्रुखसियर, उनके द्वारा अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया जाता है, व्यापार का अधिकार दिया जाता है। तो वो अंग्रेजों को आगे कर देता है डचों से व्यापार के मामले में। और दूसरा, उनकी खुद की अपनी भी नीति होती है कि भारत में वो बहुत ज़्यादा भारत से ज़्यादा महत्व वो इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पे ये ध्यान देते हैं और भारत में उनका ध्यान कम होता है। एक और जो बात इनके विरुद्ध जाती है डच लोगों के साथ में कि भारत में मुख्य रूप से ये अपने को व्यापार तक ही सीमित रखते हैं। उसके लिए न क्षेत्र विस्तार का या क्षेत्र पे अधिकार का इन्होंंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सेना की व्यवस्था नहीं की, तो वो भी एक कारण रहा। अब 1759 ईस्वी में इनके ताबूत में एक आखिरी कील जिसे कहा जाता है वो पड़ता है। बेदरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बेदरा बंगाल में एक जगह है, यहाँ पे दो अंग्रेजों और डचों के बीच में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसे बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं और यहाँ के बाद से वो अपना व्यापार पूरी तरीके से समेट लेते हैं भारत से और अपना पूरा ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डच का भारत में जो इतिहास है वो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।